नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इंडिया बोल रहा है रूस यूक्रेन की आज बात, जहां पर जंग अब परमाणु युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ट्रंप ने सीधे सीधे पुतिन को धमकी दे डाली है। पुतिन ने ये साफ कर दिया है कि उनकी शर्तों पर ही सीज फायर की बातचीत संभव है। पुतिन ने पलटवार भी कर दिया है, कहा है कि हमारी परमाणु पनडुब्बियों की ताकत देखो। तो क्या ट्रंप का एक कदम बड़ी तबाही को दावत दे सकता है? आज हम इसी पर करेंगे बड़ी बहस। और अब बात दुनिया के सबसे हॉट टॉपिक की। रूस यूक्रेन की जंग भयानक मोड़ पर आ गई है। ना रूस झुकने को तैयार है, ना ही ट्रंप सीज फायर से कम पर बात मानने को तैयार। और यही वजह है कि पुतिन ने इशारों में अमेरिका और नाटो को चेता दिया है कि अगर हद से आगे बढ़े तो परमाणु पनडुब्बियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पहले बात कर लेते हैं ट्रंप की उस धमकी की जिस पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा फैसला लेंगे। साथ ही उन्होंने चेता दिया कि अगर रूस सीज फायर नहीं करता तो और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे और हो सकता है कि सीधे युद्ध में अमेरिका भी कूद जाए। ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ उनकी जल्द ही एक और बैठक हो सकती है, त्रिपक्षीय बैठक। लेकिन रूस इन तमाम धमकियों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री मामले की धार को कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध समेत सभी मुद्दों के समाधान पर बातचीत होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने तंज भी कस दिया कि यूक्रेनी नेता पुतिन से जल्द ही मुलाकात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि ज़ेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच सके। हालांकि रूस अपनी शर्तों पर आज भी तटस्थ है, आज भी अड़ा हुआ है। ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि अब तक जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ उसमें रूस ने क्या खोया और क्या उसने पाया। इसे जानने के लिए सीधे फिलहाल मैं आपको लेकर चलती हूँ न्यूज़ रूम। मेरे साथी शिवम इस समय मेरे साथ में मौजूद है। बिल्कुल, मैं जरा इसको यहाँ पर वॉल में हम समझा देने का प्रयास करते हैं कि एक बार जरा वॉल में बिल्कुल ये देखिए कब्जे वाले वो क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताना यहाँ पर चाहूंगा जिन पर जो कब्जा है वो कर लिया गया है, क्योंकि युद्ध लगातार जिस तरीके से अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि ये अब हर कोई चाहेगा कि उसकी शर्तों पर जो है वो बात हो जाए, मतलब कि भाई वो यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आए। तो रूस के कब्जे में यूक्रेन के 5 शहर कौन से हैं, तो वो आपको हम मैप में समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये लुहांस्क यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहला शहर अगर बात किया जाए। दूसरा ये है दोनेत्स्क यहाँ पर जो है कब्जे की बात अगर कहा जाए तो वो यहाँ पर भी उनका कब्जा है। और फिर आगे आते हैं मारियोपोल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये स्थान युद्ध क्षेत्र के वो स्थान है जो काफी एक्टिव रहे थे और इसमें सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं, ये तो 3 स्थान आपको बताए। और फिर मेलिटोपोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं रशिया सी ऑफ अजोव यहाँ पर है। और फिर सेवास्तोपोल यहाँ पर, ये जो महत्वपूर्ण स्थान है इनके ऊपर चर्चा की। आप समझ लीजिए कि ये एरिया ले लिया गया है। लेकिन मुद्दा मेन आता है कि डॉनबास को लेकर पुतिन जो कह रहे हैं डॉनबास का क्षेत्र भी जो है वो रूस को सौंप दिया जाए, यानी डॉनबास वो कह रहे हैं कि वो हमें दे दिया जाए। अब सारी बात जो है ये इसी मुद्दे पर हो रही थी कि भाई जितने ज्यादा क्षेत्र को अपने कब्जे में ले जाया जा सके रशिया के द्वारा, वो रशिया के इंटरेस्ट में आता है। लेकिन यूक्रेन ये चाहता था कि आपने ये देखा था कितनी बार ट्राई किया गया कि भाई शांति बहाल हो और अच्छे पॉइंट से बातचीत हो, लेकिन ये यूक्रेन ने हमले क्यों बढ़ाए थे? यूक्रेन ने हमले इसलिए बढ़ाए थे कि भाई वो जब बात करे टेबल पर तो उसके पास कोई स्ट्रांग पॉइंट हो बताने के लिए। तो उसके पास स्ट्रांग पॉइंट तभी होगा जब वो रूस पर हमले करेगा। लेकिन बात ये पूरी की पूरी ये बिल्कुल रूस के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है और डॉनबास की मांग जो है वो भी की जा रही है। और ये कुछ वो क्षेत्र हैं आप समझ लीजिए जहाँ रशियन स्पीकिंग लोग भी पाए जाते हैं, रशिया समर्थक भी पाए जाते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें होने के बावजूद कब्जा तो कब्जा ही माना जाएगा और यूक्रेन नहीं चाहेगा। और ये हो सकता है कि बिल्कुल यूक्रेन नहीं चाहेगा, रूस भी नहीं चाह रहा है, वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। और आपने बखूबी समझाया है शिवम कि आखिर कौन कौन से इलाके हैं जिस पर तनाव जरूर है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि नाटो जिसमें शामिल होने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी ताकत झोंक दी।
थी उसे भी त्यागने की शर्त जो है वो रखी जा रही है। और यही वजह है कि अलास्का में जो ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे गुप्त सीक्रेट बैठक हुई, उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला और पुतिन का पलड़ा एक बार फिर से भारी पड़ गया। ट्रंप इसी को काउंटर करने में जुटे हैं, जबकि जानकार मानते हैं कि ट्रंप को धमकी देने की अब एक तरह से आदत सी बन गई है। इससे पहले भी कई बार हमने ऐसा होते हुए देखा है। ट्रंप ने रूस को 1 जनवरी 2025 को धमकी दी थी कि उस पर सीज फायर ना करने पर उस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें, ट्रंप ने जैसे 1 जनवरी 2025 को धमकी दी कि भाई सीज फायर रोको वरना सीज फायर करो वरना उस पर आप पर प्रतिबंध और लगा दिया जाएगा। फिर 2 मार्च की अगर बात की जाए तो 2 मार्च 2025 को एक तरह से तेल पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई। अब इसी तरह से 3 मई को कुछ समय के बाद 3 मई 2025 को 30 दिन में सीज फायर नहीं करने पर पाबंदी लगाने की चेतावनी दे दी। 4 जुलाई को 2025 को ट्रंप ने 50 दिनों का एक तरह से अल्टीमेटम दिया और पूरा 100% 100% ये कहा जाए कि टैरिफ और उस पे प्रतिबंध लगाने की बात कही। 6 अगस्त आते आते गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। वहीं हाल ही की अगर बात की जाए तो जिस तरह से 22 अगस्त को यानी कि कल ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर सीज फायर पर बात नहीं होती है तो वो रूस पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये अब एक तरह से खुद कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब टैरिफ बॉम्ब एक तरह से फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दबाव जरूर बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लंबा अरसे ऐसा हो चुका है जब यहाँ पर युद्ध चल रहा है, उसमें अचानक से हलचल कैसे पैदा हो गई। इसे समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें मैं दिखाती हूँ जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे अमेरिका की एंट्री का राज छिपा हुआ है। आइए वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर ये क्या है। देखिए, पहली तस्वीर महा मुलाकात की तस्वीर जिसमें अलास्का में मीटिंग हुई, दुनिया की नजरें टिकी थी लेकिन नतीजा सिफर रहा। ये मीटिंग थी पुतिन और ट्रंप की। दूसरी तस्वीर यूक्रेन पर हमले की, जैसे ही पुतिन ट्रंप से मिलकर लौटे उसके बाद दनादन ड्रोन अटैक पर बड़ी तबाही साफ तौर से नजर आई। और जो तीसरी तस्वीर है बाजी हार चुके ट्रंप की, जो फिर से पुतिन के सामने एक तरह से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें धमकी दे रहे हैं। तो ये 3 बड़ी तस्वीरें बहुत कुछ कहते हैं। ट्रंप धमकीबाज बन गए हैं और पुतिन का पलटवार एक के बाद एक नजर आ रहा है और एक बार फिर से रूस पर प्रतिबंध लगाने 100% टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। ये 3 तस्वीरें इस पूरे कहा जाए कि आज की जो डिबेट है उसका सार जरूर इन 3 तस्वीरों में नजर आता है। और करेंगे इसी पर चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप की किस तरह से एक नीति है कि या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये प्रेशर टेक्निक है, आखिर इसे किस तरह से देखा जाए समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है आइए आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में कुछ मेहमान विदेश से बाहर से जुड़ रहे हैं, यूएस से, अमेरिका से इस समय हमारे साथ में अजय भुटोरिया जी जुड़ रहे हैं जो कि जो बाइडेन के सलाहकार रह चुके हैं, पूर्व सलाहकार हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी विदेश मामलों के जानकार हैं। सैयद रुमान हाशमी जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत जो है जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं एक अलग तस्वीर ज़रूर बनती नज़र आती है। धीरज कौल जी, चूंकि आप इस दौरान हमारे साथ में अमेरिका से ही जुड़ रखे हैं और सबसे ज़्यादा हलचल जो है वहीं पर ही नज़र आ रही है, आप मुझे जल्दी से अगर समझा पाएँ ये किस तरह की पॉलिटिक्स नज़र आती है जो बाइडेन की, किस तरह की नीति है ये? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और हम कंटिन्यूसली इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जी। अभी। देखिए, हम इस बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ट्रंप का वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन वाज वर्ल्ड पीस, फॉर जिसकी वजह से उन्होंने मिलेनियल और जेनजीज के वोट भी हर्षित किए। और वर्ल्ड पीस के अंदर 2 बड़े ऑब्स्टिकल जो अभी आ रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को पुश कर सकते हैं और बहुत अनसर्टेनिटी कॉज करती है, वो रशिया यूक्रेन वॉर, जो मैं भी पर्सनली बिलीव करता हूँ वन ऑफ द मोस्ट अवॉइडेबल वॉर्स है। और दूसरा है इजराइल फिलिस्तीन की वॉर। इजराइल फिलिस्तीन की वॉर में आप देख रहे हैं कोई कमी नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली अब फिलिस्तीन के ऊपर गाजा पे पूरा फुल फ्रंट अटैक हो रहा है
और रशिया यूक्रेन की वॉर में भी कोई कमी नहीं आ रही। मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप डाटा देखें, बिकॉज आई लाइक टू टॉक विद नंबर्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्विकली कि जी अभी जी। लेटेस्ट भी अभी 21 अगस्त से, अगर आप 20 और 21 अगस्त के बीच में सबसे बड़ी तीसरी एरियल असॉल्ट की रेड रशिया ने लॉन्च की है वेस्टर्न यूक्रेनियन सिटीज पे। और 17 और 18 अगस्त के बीच में काफी बड़ी मात्रा में जो ड्रोन्स हैं शाहिद, जो कि ईरानियन बैक ड्रोन्स हैं और डिकॉय ड्रोन्स, उससे बहुत ही कॉमन एरियाज पे अटैक किया, जिसमें दोनेत्स्क, खार्कव, सूमी और ओडेसा। और रशिया के ओवरऑल जो लॉसेस हो रहे थे टैंक्स और उसके अंदर, वो भी काफी कम हो गए हैं। अगर आप उनके रीजन्स देखें तो रशिया ने और छोटे छोटे 125 किलोमीटर वर्ग रीजन सूमी एरिया में और कैप्चर किया है। और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट उनकी पोजीशंस लाइक तोरेस्क और कुप्सांग एरिया में भी बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं रशिया का अपर हैंड इसमें बिल्कुल दिख रहा है फॉर लास्ट 3 to 4 वीक्स। ट्रम्प पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो चाह रहे हैं कि इस एरिया के अंदर खित्ते में पीस आए। लोग भी एक है, सभ्यता भी एक है, रिलीजन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्रिश्चियन प्रोटेस्टियंस, और उसको रोकने की बहुत जरूरत है। और यहाँ के अगर आप चर्चिस को देखें, वो भी इस पे पुश कर रहे हैं। तो एफर्ट तो पूरी है, लेकिन पुतिन, अब उनको पता है उनका अपर हैंड है, तो वो उसको जाने नहीं देंगे। और मैटर ऑफ फैक्ट दोनेत्स्क और लुगांस्क कुछ ऐसे एरियाज हैं, मैं उधर पर्सनली कई बार जा चुका हूं, वहां का लैंड ही ऐसा है कि उसको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है। अगर एक बारी वो रशिया के हाथ में आ गया तो टैंक सीधे कीव तक जा सकते हैं। तो ये लेकिन दोनों तरफ से समझना पड़ेगा पेज कहाँ अटका हुआ है। लेकिन तो ठीक है, ट्रम्प ठीक ने है, 1 मिनट लेकिन दीजिए, लेकिन पहले प्रोफेसर बहुत कोशिश की कि जी रशिया की ऑक्सीजन को काट दे, जो कि हाँ ऑयल और रिफाइनिंग का है, जिसमें चाइना इंडिया हाँ ने रिफ्यूज कर दिया। हाँ। उसके बाद अब पुतिन को टेबल पे ला रहे हैं कि किसी तरीके से मान जाएं, वो भी आपको दिख रहा है लेकिन बैक फुट धीरज में। जी, और आप कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने एक बोल तरह दिया से कि वो हम ये एक इंच चाहते हैं लैंड कि नहीं भाई देंगे। शांति बनी रहे, पीस बनी रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक टैरिफ या धमकीबाज के तौर पे ज्यादा तौर से नजर आ रहे हैं। अगर मेरी बात नहीं जी मानी हाँ। तो टैरिफ लगा दो, मेरी बात नहीं मानी तो धमकी दे दूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ पर ये करवा दूंगा। प्रोफेसर संजय देखिए, भारद्वाज जी को मैं इसमें शामिल करना चाह रही हूँ। संजय भारद्वाज जी विदेशी मामलों के जानकार हैं, सर आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जैसे धीरज जी ने भी कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पीस रहे दोनों मुल्कों के बीच में। जिस तरह से पिछले 3-4 साल से हम यहाँ पर तनाव लगातार देख रहे हैं, तनाव तो लंबे वक्त से है, लेकिन जो युद्ध वाली स्थिति है, और क्या ये पीस का एक तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का? क्या करने का मन बना रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप? जी बिल्कुल नैना, धन्यवाद पहली बात। दूसरी, देखिए ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे एक बात साफ होती है कि वो अभी कोहर्सिव डिप्लोमेसी के एक फेज में है, कि वो दबावकारी नीतियों के माध्यम से अपनी शर्त पर पीस को कायम करना चाहते हैं। अमेरिका की निश्चित रूप से एक पुरानी नीति रही है जिसको हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि एक तरफ आप कुछ देशों को फायदा दीजिए और दूसरी तरफ आप डंडी दिखाइए। ये कभी से 50 के दशक में क्यूबा क्राइसिस में भी जब कई देशों को जब एड एंड असिस्टेंस मिलता था तो क्यूबा के साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में आप संबंध कुछ कंट्रीज के साथ नहीं रखेंगे। तो ये अमेरिका की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमेशा रही है। लेकिन अभी कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट और ओपन रूप से ट्रंप इस नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने कोहर्सिव यानी कि एक टैरिफ को एक स्टिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भारत, आप बहुत सारे कंट्रीज, लैटिन अमेरिका और चाइना और सभी कंट्रीज पे उसका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, 2-3 बातें साफ है कि अमेरिका का जो एक अपना एक तरीके से यूके की फेल्योर रहा है ग्लोबलाइजेशन के बाद में, कि जिस तरीके से ये पायनियर बने ग्लोबलाइजेशन के, तो इनको लगा कि हमको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ज़्यादा घाटा अगर हुआ ग्लोबलाइजेशन से तो वो यूरोपियन और अमेरिका को हुआ, और सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो चाइना को हुआ और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को हुआ। तो अब वो जो मेक अमेरिका ग्रेट की पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के लिए, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कई तरीके के जो उनके अपने एम्बिशंस है, उसमें वो ट्रैप होते जा रहे हैं कि वो दुनिया में जो बेसिकली खासकर जो अब यूक्रेन और
रशिया के संदर्भ में बात करें तो एक तरीके से अपना जियो क्रिटिकल जो उनका अपना इंटरेस्ट है वो वहाँ पर इम्पोज करना चाहते हैं। वो निश्चित रूप से यूक्रेन में वो चाहते हैं कि वो जो उनके क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पर उसका दबदबा रहे। यूरोप में वो ये चाहते हैं कि एक अच्छा मार्केट बना रहे उनके गैस के लिए और उनके आर्म्स के लिए, ये भी चाहते हैं। लेकिन उनकी कहीं बात बन नहीं रही, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पुतिन पे एक तरीके से नेगोशिएट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सैंक्शंस की बात करते हैं। अब बात आती है कि देखिए मोटे तौर पे जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसमें दो पहलू है। पहला कि एक बैलेंस ऑफ थ्रेट, यानी कि रशिया जो है वो थ्रेट को बैलेंस करना चाहता, वो नहीं चाहता कि नाटो जो है वो रशिया के बॉर्डर तक आए, और अगर रशिया के बॉर्डर तक आ गए तो रशिया की सीधे सीधा एक थ्रेट हो गया। दूसरी तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका सहित वो काम कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि अगर रशिया सफल हो जाता है यूक्रेन को नॉन नाटो मेंबर बनाने, बफर बनाने में, और जो पूरा जो स्लोविक रीजन है उस पर अगर प्रभुत्व रशिया का बढ़ जाता जो 1917 से पहले था, क्योंकि क्रीमिया और डोनबास रीजन और जिस तरीके से रशिया बढ़ता जा रहा है, तो मान के चलिए कि ये बैलेंस ऑफ पावर यूरेशिया में रशिया के फेवर पे चला जाएगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पर कोई सहमति नहीं बन रही, और अब क्या हो रहा है कि एक तरफ पीस कैंप काम कर रहा है, दूसरी तरफ जो जस्टिस कैंप काम कर रहा है। पीस कह रहा है कि आप शांति ले आइए, जैसी यथा स्थिति को मान लीजिए। दूसरा जस्टिस कैंप कह रहा है कि जब तक रशिया विड्रॉ नहीं करेगा लेकिन सर ये तो चिट भी मेरी और पट भी मेरी नजर आ रहा है ना संजय सोई सर, ये तो प्रेशर टैक्टिक्स नजर आती है एक तरह से। अगर ट्रम्प की देखा जाए, आपको क्या नजर आ रहा है? एक तरफ धमकी, क्या इस धमकी को कैसे देखें? क्या रूस यूक्रेन के इस जंग में अब सीधे अमेरिका कूदता हुआ नजर आएगा क्या आने वाले वक्त में? इसे इस तरह से समझा जाए? सर अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही लाइट टॉपिक है, बहुत अच्छे विचार आए मेरे से पहले धीरज कौल जी और संजय भारद्वाज जी ने। मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। देखिए इस समय में जो सिचुएशन है कि इस समय बड़ी वॉलेटाइल है, सिचुएशन में कोई कमी नहीं हुई। और ये बात ट्रम्प ने भी कही थी कि हम सीज फायर की वेट ना करें, हम पीस की बात करें। तो सीज फायर की तो बात क्यों कर ही नहीं रहा, और जंग और ज्यादा तेज ही नजर आ रही है। और इस समय में जैसे कई फ्रंट्स पे लड़ाई चल रही है, सुमी, उबास, खार्किव, ओब्लास्ट, पॉस्को, रोवस एंड नोरिस्का, कई जगह पे कहीं यूक्रेन दो चार कदम आगे बढ़ रहा है, कहीं रशिया बढ़ रहा है। बात मानने को तैयार नहीं है। रशिया कह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, और यूक्रेन भी कह रहा है मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। रशिया कह रहा है जो इलाके मैंने कब्जे कर लिए ईस्टर्न यूक्रेन, जैसे शिवम जी बता रहे थे, वो इलाके रहेंगे। और यूक्रेन कह रहा है कि मैं गज भी जमीन नहीं दूंगा क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो यहाँ पर एक बात अड़ी हुई है। अमेरिका इस समय में पूरा जोर लगा रहा है। मैं कहता हूँ ट्रम्प की इंटेंशन बड़ी अच्छी है कि अगर पीस हो जाए, कैसे भी साम दाम दंड भेद जोर लगा के, डंडा लगा के, कैसी भी हो तो अच्छी बात रहेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन क्या सैंक्शंस का असर होगा? आज अमेरिका देखिए, आज अमेरिका ने पहले ही तकरीबन, मैं हिसाब देख रहा हूँ, 26,000 के लगभग सैंक्शन लगी हुई है उनके ऊपर। हाँ। 2,000 सैंक्शन और लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उनको, रशिया को? आज उनका ब्रिक्स का नेशंस का ग्रुप बना हुआ है, चाइना, भारत को वो इज्जत दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो देश हैं उनका आपस में इतना व्यापार है कि रशिया की इकोनॉमी को कोई धेले का फर्क नहीं पड़ा इस समय में, पिछले 2022 से जब से सैंक्शन लगाई है। और क्या क्या लगा रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल पे लगा रहे हैं, उनके एनर्जी सेक्टर पर लगा रहे हैं, उनके हथियारों के लगभग सभी सेक्टर्स में उन्होंने सैंक्शन लगा दिए हैं। तेल बिक रहा है, तेल क्या दिक्कत हो रही है उनको? चाहे डायरेक्टली बेचे, इनडायरेक्टली बेचे, भारत के थ्रू बेचे, चाइना के थ्रू बेचे, उनका तो बिक रहा है। यूरोप भी खरीद रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो रशिया को सैंक्शन और भी लग जाएंगी तो रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके लिए तैयार है, उसको पता है। लेकिन अगर दोनों में शांति हो जाती किसी भी तरह से नैना जी, तो ये बड़ी अच्छी होगी दुनिया के लिए। मेरे ख्याल से यूक्रेन के जो परिवार हैं जिस तरह सफर कर रहे हैं, वहां पर जिस प्रकार से कैजुअलिटीज हो रही हैं, इस समय रशिया का पाला भारी है। तो ऐसे में किसी न किसी शांति हो जाए, ये एक बहुत बड़ा पेच है। लेकिन लेट्स होप, उम्मीद पे दुनिया का है। बिल्कुल, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत अहम हो जाता है। हम जानते हैं कि जब नेटो को लेकर एक पूरा विवाद शुरू हुआ था, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, मुख्य वजह उसकी नेटो मानी जा रही थी।
और उसमें बहुत बड़ा बैक सपोर्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से रहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन अपने आप में उस तरह का सक्षम नहीं रहा कि वो रूस से इतने बड़े युद्ध को इतने लंबे वक्त तक अंजाम देता रहे, और उसको बैक सपोर्ट किसका है। लेकिन सैयद रुमान हाशमी जी, आपसे समझना चाह रही हूँ, इस तरह की जो नीति है, ये डोनाल्ड ट्रंप की नीति को इसे किस रूप में देखते हैं? वो यूक्रेन को एक तरफ कह रहे हैं भाई आपको ये वाले जो इलाके हैं वो इन्हें देने पड़ेंगे, रूस को कह रहे हैं आपको मेरी बात अगर आपने नहीं मानी तो आप उसके बाद में मेरे एक और टैरिफ बॉम्ब का शिकार होंगे, आप पर और सैंक्शंस में लगा दूंगा। ये किस तरह की नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप? Thanks, Neha, for having me in your program. What is the situation and why did this situation prevail? ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों हुई, पहले इसको देखना पड़ेगा। 1990 में जब सोवियत रशिया के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव और सीनियर बुश थे, अमेरिका को लीड कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे। जी सर। उन्होंने प्रपोजल रखा, अमेरिका ने प्रपोजल रखा रशिया के आगे, मिखाइल गोर्बाचोव के सामने, कि अगर ईस्ट जर्मनी का, या ऐसे यूं कहें कि अगर जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है तो अमेरिका नेटो का प्रसार सोवियत ब्लॉक की तरफ आगे नहीं करेगा, नहीं बढ़ेगा। तो मिखाइल गोर्बाचोव इस बात को मान गए। सोवियत का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ, 14 मुल्क टूट गए, सोवियत रशिया का रशिया बना, और जर्मनी, वेस्ट जर्मनी के चांसलर थे हेलमेट कोल उस नेगोशिएशन में, और जर्मनी एक हो गया। लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, क्या अमेरिका वादा खिलाफी से मुकरा नहीं किया, उसने ब्लैटेंट वायलेशन किया कमिटमेंट का, वादा खिलाफी उसने किया, प्रॉमिस को तोड़ा। उसने पोलैंड को नेटो का हिस्सा बनाया, उसने हंगरी को नेटो का हिस्सा बनाया, उसने चेक रिपब्लिक को नेटो का हिस्सा बनाया, और रोमानिया के बाद अब यूक्रेन। तो रशिया क्यों ये कबूल करता कि वेस्टर्न फ्रंट पे नेटो उसके सर पे आकर बैठ जाए? तो ये सिचुएशन क्रिएट किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये धमकी देते हैं, लगातार 13 अगस्त को भी दिया और फिर फ्राइडे को भी, कल भी दिया उन्होंने, मैसिव वो लगाएंगे, एम्बार्गो लगाएंगे और मैसिव टैरिफ लगाएंगे, या दोनों लगाएंगे, या फिर वो कुछ भी नहीं करेंगे और कह देंगे दिस इज नॉट माय वॉर। उन्होंने एक अपने लिए एक एस्केप रूट भी रखा अपने बयान में। उन्होंने कहा कि मैं फिर ये भी कह सकता हूं कि फिर ये आपकी लड़ाई आप देखो। पुतिन का ये कहना है कि, और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इस पर तैयार है कि यूक्रेन, रशिया जिस चीज का डिमांड करता है, जिस हिस्से को यूक्रेन के पार्ट को अपना मानता है, वो उसे दे दें। हाँ, वो उसे दे दें। पांच शहर है, लुहांस्क, दोनेत्स्क, मारियापोल, मेलिटोपोल और सेवास्तोपोल। जी हाँ, और वो इस तरह से सीज फायर हो जाएगा और जंगबंदी हो जाएगा, वॉर का एंड हो जाएगा। हाँ। अब देखने वाली बात यह है कि जेलेंस्की इसको मानते हैं कि नहीं। जेलेंस्की के साथ जो यूरोपियन यूनियन पूरा ब्लॉक है यूरोप का, जो उनको सपोर्ट कर रहा है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की फ्री में उनको आर्म्स भी दे रहे हैं, और नहीं, लेकिन हाशमी सर, पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई तो यूरोपियन यूनियन के भी कई जो अलग अलग साथी थे उनके साथ में मौजूद थे कई और लोग। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुई तो जिस तरह के मीडिया के सामने उन्होंने बात की, यहाँ तक जेलेंस्की के ड्रेस को लेकर के मजाक उड़ाया, रिपोर्टर ने सवाल किया, ठीक है ना, इस तरह की। तो यूरोप को भी ये बात पसंद नहीं आई थी। जर्मनी के चांसलर का भी बयान आया था, फ्रांस का भी बयान आया था। तो उन्होंने कहा कि कहीं फिर इस तरह से घेर के, तो इन्होंने कहा कि हम भी साथ, तो ट्रायलेटर मीटिंग हुआ कि यूरोपियन ब्लॉक भी साथ में था, यूरोपियन यूनियन भी साथ में था। लेकिन क्या उस मुलाकात का कोई इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? अगर ईयू के जो प्रतिनिधि उनके साथ में अगर जाते हैं जेलेंस्की, तो आपको लग रहा है क्या वो कोई प्रेशर बना पाए इस समय पुतिन? देखिए मुलाकात का असर तो ये नजर आ रहा है, अगर हम बिजनेस फ्रंट पे बात करें, जैसा कि उन्होंने टैरिफ की बात कर रहे हैं, ट्रंप एम्बार्गो की बात कर रहे हैं, और सब व्लादिमीर पुतिन का बयान आप देखिए, उन्होंने क्या कहा कि हमारे बीच बिजनेस की भी बातें हुई। जो अर्टिका है वहां मैसिव मिनरल्स है, ज्वाइंट कॉर्पोरेशन से उसके एक्सप्लोरेशन की भी बात हुई है। तो ये एक, भले वो व्हाइट हाउस से बयान नहीं आया, लेकिन पुतिन ने तो कहा कि हमारे और ट्रम्प के बीच में आर्कटिक में भी जो मिनरल्स है मैसिव, उसको भी एक्सप्लॉइट करने का, उसके एक्सप्लोरेशन की भी बात हम दोनों के बीच में हुई है। तो फिर एक तरफ ये टैरिफ की बात,
एक तरफ सैंक्शन की बात, दूसरी Yes. तरफ पुतिन की बात, दूसरी के हम ये आर्टिक में ये भी जो कई बार massive बड़ी minerals कॉन्ट्रडिक्टरी है, हो जाती है। उसकी- ऐसा लग रहा है कि Yes, भाई मैं yes, अगर yes. पहले मैं मिल भी रहा हूँ और उसके बाद में अगर बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें पनिश करूंगा। पनिश कैसे करूंगा? तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस लगा दूंगा। पनिश ऐसे करूंगा उससे क्या कि होता है और आप देखें ना, टैरिफ उससे लगा क्या दूंगा। उससे क्या होता है? 4% 2024 का आंकड़ा ये है कि जीडीपी रशिया की 4% बढ़ा है। वो वार ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो गई है। हाँ। उसके इंडस्ट्री आर्म्स बना रहे हैं। ये उसमें ये इकोनॉमी इम्पोर्टेंट ग्रोथ बात है कर रही धीरज जी, जो बात आप पहले कह रहे थे कि ठीक है भले पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि ट्रम्प चाहते हैं कि भाई शांति बनी रहे, कंट्रोल में रहे चीजें, लेकिन रूस तो ऑलरेडी ग्रो अप कर रहा है। रूस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, भले कितनी सैंक्शंस लगाए जा रहे हो, ठीक है प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसकी जो तमाम इकोनॉमिक व्यवस्थाएं हैं उस पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो पुतिन आखिर क्यों दबाव में आएंगे? वो अपनी शर्तों पर नेगोशिएट करेंगे ना। धीरज जी, धीरज कौल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सवाल मुझसे है। हाँ I'm जी। sorry, can you repeat your question? मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जैसा कि अभी हाशमी सर ने कहा कि भाई रूस की पिछले 2024 में 4% जो है 4% उनकी इकोनॉमी ग्रोथ हुई है। तो फिर पुतिन आखिर क्यों प्रेशर में आएंगे? पुतिन कह रहे हैं कि भाई लगा लो कितने भी आपको सैंक्शन लगाने हैं, इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मैं अपनी शर्तों पर नेगोशिएट करूंगा। देखिए, मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में कनेक्टेड हूं, तो आपने बहुत सही सवाल पूछा। किसी भी वॉर को चलाने के लिए, और मेजर जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी इस बात को एग्री करेंगे, लॉजिस्टिक सप्लाई और फाइनेंशियल बैकिंग, दो चीजें चाहिए। रशिया आप समझिए एक्सपोर्ट क्या करता है? एनर्जी, ऑयल एंड गैस और वेपन्स। वेपन्स का एक्सपोर्ट रशिया का काफी तेजी से पिछले 10 साल में गिरा है। इजराइल ने उसे पिक किया है, टर्की ने पिक किया है, यूएस ने पिक किया है, कुछ एरियाज में अगर छोड़ दे जैसे S-400 एंड एवरीथिंग एल्स, लेकिन रिलेटिवली उतनी ग्रोथ नहीं देखी गई है। अगर आप एनर्जी पे जाएं तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट, क्योंकि रशिया की नेट एनर्जी एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो ज्यादा नहीं गिरा है, बस बायर्स चेंज हो गए हैं। जहां भारत 0.2% बहुत ही कम 1% के करीब खरीदता था, आज 38% खरीदता है। चाइना इंडिया से कहीं ज्यादा खरीदता है, और चाइना और इंडिया पे अमेरिका का इस टाइम कोई इन्फ्लुएंस नहीं चल पा रहा। नंबर 2, अगर आप LNG समझिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो यूरोप की सारी हीटिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, एनर्जी का मेन सोर्स है, स्पेशली कोल को कट कर दिया गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उनके पास यही बचा है। तो वो भी अब रशिया से नंबर 1 इंपोर्टर्स हैं, ये बात फैक्ट है। और जो ब्लैक मार्केट होता है ऑयल का, जिसके अंदर कई ये ट्रंप ने इल्जाम लगाया था कि अडानी अंबानी के पोर्ट्स पे उसे रिफाइन करके आप दूसरे तरीके से बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी तो एनर्जी जो उनकी ऑक्सीजन है, जो पैसा मेकिंग मशीन है रशिया की, उसको हम लोग अमेरिका नहीं कर पाया। ये बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है। इसीलिए रशिया पिछले 2022 से इस लड़ाई में है, काफी लॉसेस हुए हैं। मैंने कल आप ही के शो पे डाटा भी दिया था, 3 लाख से 7.5 लाख के करीब लॉसेस उनके हुए हैं, और यूक्रेनियन ऑफिशियल नंबर देखे तो तकरीबन 1.5 लाख से अनऑफिशियल देखे तो $500,000। तो दोनों तरफ से तबाही बहुत हुई है, और रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन $400 बिलियन की है यूक्रेन की, और जो रशियन लॉसेस हैं वो 200 बिलियन 212 बिलियन के करीब अप्रोक्सीमेटली हैं। लेकिन समझना ये जरूरी है, क्योंकि रशिया टॉप पर है, और यूरोप को अब डर लगता है कि रशिया यूक्रेन के थ्रू हमारे अंदर घुसेगा, तो वो चाह रहे हैं कि जो डोनबास एरिया है, जहां पे लड़ाई कई सालों से चल रही है, जो कि एक तरीके का आप समझिए एक चोक पॉइंट है, जिसको हम वो रशिया चाह रहा है कि उसको एक तो ये डोनबास एरिया मिल जाए, और जो कुछ एरियाज उसने एनेक्स कर रखे हैं, जिसके अंदर क्रीमिया आता है, सेवेस्टोपोल आता है, और 4 रीजन्स हैं, उसकी भी लेजिटिमेसी उनको रिकॉग्नाइज की जाए, जिसको लेके यूक्रेन ने साफ बोला है हम 1 इंच भी अपना लैंड नहीं दे सकते, जिसके अंदर दुनेस्क, लुगांस्क, खरसोव, ज़पोरोजिया, मैं इन एरियाज में जा भी चुका हूं। और तीसरी बात उन्होंने बोली है कि हम आपको नेटो का मेंबर बिल्कुल नहीं देखना चाहते, आप बेशक गारंटीज ले लीजिए। तो बॉटम लाइन ये है कि जो वॉर फटीक है, जो जनरल साहब यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं कि वॉर फटीक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज होती है जो यूक्रेन में देखी जा रही है। बट बेस्ड ऑन द सर्वे इन अगस्त जो रॉयटर्स ने किया था, अभी भी अधिकांश जनता लड़ने को तैयार है, लेकिन
दे आर सेइंग कि हम थक चुके हैं, कुछ ना कुछ पीस की तरफ पुश होना चाहिए। और ये एक्चुअली अगर हम देखें तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, अगर दोनों कंट्रीज में पीस आएगा वर्ल्ड ग्रोथ के लिए अच्छा है। लेकिन क्या ये, दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपको सुनना पड़ेगा, क्या यूरोप एग्री करेगा रशिया की डिमांड्स को कि डॉनबैस उसको मिल जाए? अगर डॉनबैस रशिया को मिल गया, जो पिछले 4 साल से वो लड़ रहे हैं, टैंक सीधे प्लेन है, वो सीधे यूरोप में घुस सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुतिन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सबको कंसर्न्स है कि ये क्या अपने उसको ऑनर करेंगे। नंबर 2, पुतिन का ये कहना है, जो आपके पहले पैनलिस्ट ने बोला और हमने आपके शो पे डिटेल में बताया था, कि जब से यूएसएसआर टूटा, किन किन कंट्रीज ने नाटो ज्वाइन किया, जबकि प्रॉमिस मिला था नेटो से, अमेरिकन प्रेसिडेंट से, कि कभी भी 1 इंच नहीं मूव होंगे। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, लिथुआ, लाटविया, एस्टोनिया, वो भी नेटो के मेंबर्स हैं, उनके पास भी न्यूक्लियर उधर क्वेश्चनेबल है कि वहां पे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं रशिया के बॉर्डर पे न्यूक्लियराइजेशन तो पहले हो चुका है। लेकिन संजय सोइसर, जो डॉनबास की बात हो रही है वो भी जरा समझाइए, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या फिर अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, वो ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन वो क्या इतनी जल्दी शांति वार्ता के लिए ओके हैं? यही सवाल जो आपने अभी पूछा। डोनेस्क इज नॉट अ प्रोटेक्शन फॉर यूक्रेन, इट्स अ प्रोटेक्शन फॉर एंटायर यूरोप। और रशिया चाहता है कि वो उसको मिल जाए, कि कल को अगर नेटो अब हमारे अप्रोच करेगा तो हमारे पास कुछ लेवरेज पॉइंट होगा। लेकिन फिर अगेन टॉकिंग अबाउट इट, एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, इस वॉर की जो रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 1 ट्रिलियन के करीब पहुंचेगी एंटिसिपेशन में, अगर 1 साल और चला, जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन को देना पड़ेगा। और ट्रंप ने बोल दिया है हमारे पास पैसे नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट, तैयारी तो यूरोपियन यूनियन की भी नहीं है संजय, हमारे पास पैसे। और एक 10 सेकंड्स में एक पॉइंट करना चाहूंगा, आपके पैनलिस्ट ने, आई थिंक प्रोफेसर साहब ने बोला था कि हमने अपनी जॉब्स को बाहर भेज दिया, ग्रोथ रुक गई। नहीं, हमारी जो मोस्ट पेइंग जॉब्स हैं, जो $2.5 लाख और $5 मिलियन की जॉब्स हैं, वो आज भी अमेरिका में है। जो अंडर पेड जॉब्स हैं वो हमने एक्सपोर्ट किए हैं, तो हम फाइनेंशियली ग्रो किए हैं उन एक्सपोर्ट से, हमारा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ट्रंप इनको दिखा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जिसकी हमारे पास लोग भी नहीं है करने के लिए, उसको वापस लाएं। संजय सर बिल्कुल, देखिए ऐसा जो आपका सवाल है कि अगर जैसे धीरज जी ने बताया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात वहां ऐड करना चाहूंगा कि ईस्टर्न कॉरिडोर आप पूरा देखिए, ऊपर से नीचे तक, रशिया से लेके और क्रीमिया तक का जो फिर जुड़ जाता है इनका कॉरिडोर, और उनको एक ब्लैक सी के लिए एक अच्छा लिंक मिल जाता है। वो भी एक जो वार्म वाटर सी है, रशिया को उसकी एक्सेस मिल जाती है, और जो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ जो इलाके हैं काफी फर्टाइल हैं, मिनरल रिच हैं, और जिसको कहना चाहिए, ये भी एक एंगल है जिसका इकोनॉमिक एंगल भी यहाँ पे निकल के आता है, चाहे वो रेयर अर्थ हो, चाहे वीट हो, ये ग्रोथ भी वहां पे काफी होती है, जिसके कारण रशिया इसको नजर रखा है। तीसरी बात, रशिया का भी सुरक्षा का अगर देखा जाए तो इसको एक कुशन मिल जाता है यहाँ पर, कि जिस प्रकार से नेटो का बढ़ोतरी हो रहा है और यूरोपियन यूनियन अगर यूक्रेन की सुरक्षा की भी बात करता है कि उसकी सिक्योरिटी गारंटी हो, तो क्या वो सिर्फ रशिया की बात पर सिक्योरिटी को मानेंगे? क्योंकि कल को उसका मूड बदल जाए तो क्या भैया फिर और इलाके में कब्जा कर लेता हूँ। तो वहां पर यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि वहां पर या तो उनकी डिप्लॉयमेंट हो, या अगर नेटो नहीं भी ज्वाइन करता है तो जिस प्रकार से नेटो का आर्टिकल 5 है, उसके एंगल को देखते हुए उस तरह की सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को मिले, जिसमें अगर रशिया कुछ भी करता है तो उस समय पे नेटो और अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार हो। या वहां पर वो ये भी बात कर रहे हैं कि नेटो भी बूट्स ऑन ग्राउंड हो, जिनके ट्रूप्स वहां डिप्लॉय हो, ताकि एक सिक्योरिटी हो। अमेरिका कह रहा है सिक्योरिटी गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन जब इतना अमेरिका हजारों मील दूर है, रशिया वहां पर है, किस प्रकार की क्या सिक्योरिटी गारंटी? सिक्योरिटी गारंटी तभी हो सकती है जब बूट्स ऑन ग्राउंड हो। इस समय में दोनों की इतनी भारी कैजुअलिटीज हो चुकी है और इतना भारी नुकसान हो चुका है, इस समय में अभी शायद अमेरिका भी नहीं चाह रहा है कि अभी और इन्वेस्टमेंट किया जाए वहां पर, क्योंकि जो पैसा वो लगा रहे हो कब इनको वापस मिलेगा? पहले रिकंस्ट्रक्शन होगा, फिर रेयर अर्थ से अगले 20-30 साल तक पैसा उनका रिकवर होता रहेगा। अल्टीमेटली यूक्रेन तो एक, जिसको कहना चाहिए, अल्टीमेट गरीबी में पड़ा रहेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आज जो यूक्रेन एक पावरफुल कंट्री था, अच्छा डेवलप कंट्री था, वहां पर आज सिर्फ रिफ्यूजी और डिस्ट्रक्शन है। और इसका जिम्मेदार मैं ये मानता हूँ कि एक सिर्फ एंगल निकल के आया
कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहता था। वो नेटो अभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, ना ही यूरोप नेटो कंट्रीज लेंगे उसको, और ना ही रशिया उसको ज्वाइन करने देगा। नैना तो सर ये तो वही बात हो गई कि जिस चीज को लेकर पूरा युद्ध, पूरा तनाव हुआ, उसके बाद में हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, ना कुछ लगा, बल्कि खो ही सब कुछ दिया। यूक्रेन ने तो कुछ पाया भी नहीं, यूक्रेन ने तो सिर्फ खोया ही खोया है। संजय जी, अगर मैं इसको इस तरह से समझे कि अगर पाने की अगर कंडीशन में नजर आया कोई भी, तो फिर आपको कौन नजर आता है? यूक्रेन ने तो सिर्फ लॉस किया है। एब्सोल्युटली। देखिए, ऐसा कि इस समय में जो है सबकी नजर यूक्रेन के रेयर अर्थ के ऊपर है। जी जी। यूरोप भी जो कर रहा है, अल्टीमेटली कोई इनको फ्री में नहीं दे रहा है। सबने पैसे रिकवर करने हैं बाद में, सबने अपनी बिलिंग चलती जा रही है। वो शायद बाद में, यही कारण है कि वो भी शायद चाहेंगे कि सीज फायर हो, ताकि उनका रिकवरी प्रोसेस चालू हो, रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले, और वहां पर जो रेयर अर्थ है, जो बाकी चीजें वो, और गेहूं है, ये सब चीजें मिलनी शुरू हो, तेल सस्ता हो। ये जी धीरज जी, हाँ थोड़ा जल्दी, फिर मैं प्रोफेसर संजय करो एक 30 सेकंड्स में मैं बात बोलूंगा। आपके ही चैनल पे पिछले 1 महीने से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अब दोबारा करता हूं। हिस्ट्री विल जज ज़ेलेंस्की एज अ बिग विलन। आप एक कंट्री, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्री को रखते हुए कैसे अपने आप को एक ऐसी वॉर में झोंक सकते हैं दूसरों के भरोसे, जिसे आपकी कंट्री डेवेस्टेट हो चुकी है। माई हर्ट पेन्स, मेरे दिल में दर्द हो। मेरे बिल्कुल, मित्र आपने हैं पहले रशिया भी में बात भी, यही यूक्रेन में कही भी, थी। क्या डेवेस्टेशन हुआ है, एंड नोबडी विल फॉरगिव हिम। वॉच माय वर्ड्स। ये आपने पहले भी बात कही थी, लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, वही सवाल जो मैं पहले कर रही थी कि ऐसे फिर हर किसी ने तो खोया। यूक्रेन का तो सबसे बड़ा लॉस हुआ, लोगों को खोया, और अब तो धीरज जी कह रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में हिस्ट्री के सबसे बड़े विलन किसी देश के माने जाएंगे। तो पाया किसने क्या है? प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी। बातें साफ है। जी 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 बिल्कुल, इसमें देख के 2-3 बातें साफ है कि रशिया कोई भी सीज फायर और तब तक विड्रॉ नहीं करेगा जब तक उसकी 3 शर्त नहीं मानी जाएगी। जहां तक अभी अंदेशा है, पहली बात कि डोनबास रीजन वापस नहीं करेगा, यानी कि जो डी रशियनाइजेशन करने का प्रयास जेलेंस्की कर रहा था वो नहीं, उस पे जब तक एग्री नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ विड्रॉ। पहले दूसरी बात कि जेलेंस्की को भी वो चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए यूक्रेन में, और जेलेंस्की को हटा देना चाहिए। और तीसरा जो शर्त है वो कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना देना चाहिए। ये 3 शर्तें जब तक नहीं मानी जाएगी कोई सीज फायर नहीं होगा। अब बात आती है ट्रंप, रश और पुतिन और बाकी। देखिए, ये बात मान के चलिए कि दुनिया में आज लीडरशिप क्राइसिस है, और कोई भी लीडर इस तरीके से नहीं है कि जो एक मीडिएशन और वाकई में निष्पक्ष रूप से न्यूट्रली कोई नेगोशिएट करने की बात कर रहा हो। देखो, ट्रंप साफ एक ट्रांजैक्शनल लीडर है, वो गिव एंड टेक की बात करता है, वो बिजनेसमैन है। वो पुतिन से भी निश्चित रूप से बिजनेस की बात की होगी कि तू मुझे क्या देगा, मैं तुझे और उसके बदले तुमको क्या चाहिए। वो पहले जब जेलेंस्की के साथ भी नेगोशिएट कर रहे थे तो वो यूक्रेन में जो क्रिटिकल रिसोर्सेज थे उस पर उनकी नजरें थी, जिससे यूरोप नाराज हुआ, वापस से यूरोप में चला गया। और कहाँ ले गया ट्रंप पूरी दुनिया को कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट बना दिया। और आप मान के चलिए कि जो रेस्ट है, अगर वो यूनाइटेड हो जाता है, जिसमें आप देखिए कि चाइना है, रशिया है, इंडिया है, और बाकी जैसे ब्राजील और ये सब कंट्रीज अगर साथ में आ जाते हैं, तो ये जो वेस्ट कहता है कि हम ग्रेट हैं और हम हेजमॉन है, वो उसका डिक्लाइन शुरू हो गया है निश्चित रूप से, मान के चलिए। तो ये जो क्राइसिस है, और जो एक और बड़ी बात है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ना केवल लीडरशिप क्राइसिस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का भी क्राइसिस है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, ना आज के दिन यूएन की क्रेडिबिलिटी है, ना कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है। जो चल रहा है वो बेसिकली एक तरीके से सिक्योरिटी और मिलिट्री अलायंस के दम पे चीज चल रहा है। और दुनिया कहाँ जा रही है? दुनिया आर्म्स रेस की तरफ जा रही है। यानी कि जो कंट्रीज डिफेंस पे एक्सपेंड नहीं करते थे, वो कंट्री भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज को, अपनी डिफेंस पॉलिसीज को रिवाइव कर रहे हैं। जिसमें आप जापान को देख लीजिए, बेल्जियम को देख लीजिए, साउथ कोरिया को देख लीजिए, ये सब कंट्रीज अब अपने आप को आर्म्स और बाकी डिफेंस स्पेंडिंग से मजबूत कर रहे हैं। और एक बात और आ रहा है कि एक और महत्वपूर्ण एंगल ये हो जाता है कि अभी तो 1-to-1 मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच या ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई। अब आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि भाई वो एक कोऑर्डिनेटेड और मीटिंग होने जा रही है। अब तीनों ही आपस में बैठ के बात करेंगे। मैं एक बात आपको साफ
कहता हूँ, देखिए डिप्लोमेसी में एक अंडर द टेबल जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होते हैं, यहाँ पे सिंसियरली यूक्रेन की कोई नहीं सोच रहा है, ना यूरोप सोच रहा है, ना रशिया सोच रहा है और ना अमेरिका सोच रहा है। ये सब बिजनेस डील हो रही है, ये सब अपने डॉलर को मजबूत करने की डील हो रही है। और ये बात मान के चलिए कि कितना बड़ा ह्यूमैनिटीज क्राइसिस हो रहा है, कितना जेनोसाइड हो रहा है, कितने लोग इनोसेंटली मारे जा रहे हैं, Exactly. ड्रोन अटैक में, मिसाइल अटैक, बेशक। हॉस्पिटल्स पे कोई परवाह नहीं है। गाजा में जाइए, आप मिडिल ईस्ट में जाइए, यूक्रेन में जाइए, कहीं पर भी जाइए, कोई नहीं है, सिर्फ और बिजनेस की बात हो रही है। और आप ये जैसे नाटो का आप देखिए 6% बजट बढ़ाया है, उससे कुछ नहीं है, सब करेंगे और यूक्रेन के कॉस्ट पे करेंगे कि साहब आप पे $1 ट्रिलियन खर्च हुआ, अब आप हमको अपने क्रिटिकल मिनरल से आप दीजिए। रशिया लेकिन कहता है ये कि तो आप बड़ी ले लीजिए चिंता की अमेरिका, बात हो जाती लेकिन है इसका सर। सिक्योरिटी का दायित्व हमारा है। आर्यू धीरज जी, जी, लेकिन जी, ये so- बड़ी चिंता की बात हो जाती है सर। हम लगातार देखते हैं खासतौर से यूक्रेन के और रूस के बीच में चल रहे युद्ध की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बहुत भयावह है। वहाँ के स्कूल्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे घर मकान सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। और जो जेनोसाइड हम देखते हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक, जो शुरुआत के वक्त में तस्वीरें आई थी वो वाकई में बहुत हैरान कर देती है। और पूरी दुनिया जो है वो फिलहाल कुछ करने वाली कंडीशन में अभी नजर नहीं आती। रुमान हाशमी जी, आखिर इसको कंट्रोल कौन कर सकता है? आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में जब त्रिपक्षीय बैठक की बात हो रही है, क्या उसमें कोई समाधान निकल सकता है? देखिए अभी हमारे एक मित्र जो है उन्होंने अमेरिका से उन्होंने जो बात कही वॉर फटिक की बात, यूक्रेनियन, ये चीज दोनों तरफ है, वाइस वर्सा है। रशियन भी वहाँ मेडिकल वहाँ जो आर्मी सर्विस को कंपलसरी किया गया है, तो रिश्वत दे करके लिखवा रहे हैं लड़के, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो, कि बीमार हैं, फिट नहीं है, और वो किसी भी तरह से बाहर मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल रहे हैं। मैं हाशमी सर आ रही हूँ आपके पास में। इस समय अमेरिका से अजय भुटोरिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार रखे हैं, उनके सलाहकार रहे हैं। बहुत स्वागत है अजय भुटोरिया जी आपसे। क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से अभी स्थिति नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की किस तरह की नीति, किस तरह की डिप्लोमेसी है? कभी वो सैंक्शन की धमकी दे रखे हैं, कभी एक के बाद एक टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं रूस के लिए भी। धन्यवाद फॉर हैविंग मी। जो अभी आप सिचुएशन और जो प्रीवियस स्पीकर्स कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, क्योंकि एक तरफ उनको 90 डेज के भीतर चाइना के साथ टैरिफ नेगोशिएट करना है। उन्होंने अभी डिफर किया था, वो ये समझ रहे थे कि वो अभी पुतिन के साथ बातचीत करके इस वार को यूक्रेन को समझौता करवा देंगे, तब वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करनी है वो रशिया से भी कर लेंगे, तब चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। और उन्होंने ये इलेक्शन भी जीता था, कहा था कि फर्स्ट 100 डेज में ये यूक्रेन वार बंद कर देंगे, लेकिन उनका ये बिग फेलर रहता है कि अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। तो वो इस पोजीशन में फंस चुके हैं कि, और रशिया अभी मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, वो जीते हुए जमीन जो डोनबास को, डोनेट्स्क की जो जगह है वो देगा नहीं। तो और साथ में नेटो की सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए भी यूएस तैयार नहीं है। तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अभी जो विनर जो आगे, मतलब जो पलड़ा जिसका भारी लग रहा है उसका रशिया का है। और चाइना के साथ जो उसका आने वाला नेगोशिएशन है उसको कंप्लीट करने के लिए ट्रम्प जो है वो इज ट्राइंग हिज बेस्ट की। लेकिन अजय सर, अभी रिसेंटली मीटिंग्स हुई तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किए गए। अब आगे आने वाले वक्त में आपको ऐसा लग रहा है बार बार ये धमकी दी जा रही है कि भाई समझ जाओ, वरना आने वाले वक्त में और भी स्थिति भयावह होगी, या ऐसा लग रहा है कि सीधे अमेरिका अब रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध में बीच में एंट्री कर सकता है? ऐसा कुछ इस धमकी को ऐसे समझे क्या? अमेरिका बिल्कुल एंट्री नहीं करेगा और अमेरिका इसमें डायरेक्टली वार में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो डील करने के लिए बिल्कुल तैयार कोशिश कर रहा था। आप अपनी बात कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो अपना कैमरा थोड़ा, आपका फेस क्लियर विजिबल नहीं है जी। हाँ, तो ये अमेरिका भी डील करने के लिए पूरी कोशिश करेगा और इस वार को ताकि रशिया के साथ कर सके, क्योंकि जो टैरिफ का इसने कहा था कि इतनी इनकम होगी और हमारे इस टैरिफ से होगा, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में
प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं जो कि उसकी वोटर बेस को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए वो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि बाहर की तरफ ये डील कर ले और इससे इसको टैरिफ चाइना के ऊपर नहीं लगाना पड़े। अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया इसने जो 90 डेज के भीतर जो पीरियड है, तो उससे यहाँ के लोकल कंज्यूमर गुड, रिटेल गुड सब बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे और वो उसके डायरेक्टली इसकी वोटर बेस पे अफेक्ट करेंगे। जो हमारा मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है अभी नेक्स्ट ईयर 2026, वहाँ पे फिर हम डेमोक्रेट जो है ये बड़ी बात कह रहे हैं सर, जीतेंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर। मैं आ रही हूँ धीरज जी, लेकिन ये बात बड़ी बात कह रहे हैं अजय सर। लेकिन एक बात इसको और समझाइए कि पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसी मोड में नजर आते हैं, जिसे हम पहले एक तरह से कहा जाता है कि वो हर चीज को लेकर अपनी स्टिक लेकर चल रहे हैं। वो टैरिफ की स्टिक है कि मेरी बात मानो वरना मैं तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ लगा दूंगा, मैं सैंक्शन लगा दूंगा, 25 नहीं 50%, 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो ये क्या किसी तरह से प्रेशर टैक्टिक है उनकी कि मेरी बात नहीं मानी? और अभी या तो वो घबरा रहे हैं अब कि भाई रूस पर उनकी चल नहीं रही, चीन पर उनकी चल नहीं रही, इंडिया पर उनकी चल नहीं रही। बिल्कुल, आपने जो दूसरी बात कही कि वो घबरा रहे हैं, उन्होंने टैरिफ वार शुरू किया था। शुरुआत में उन्होंने मार्च अप्रैल में शुरू किया, सबको धमकियां दी। वो धमकियां में कुछ कंट्रीज जो है जापान और कुछ कंट्रीज उन्होंने बात मान ली, उन्होंने नेगोशिएशन कर लिया। बट मोस्टली यूरोप ने भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट किया। इंडिया, रशिया, चाइना, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और ब्राजील के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जहाँ पे इनको मेन कंट्रोल करना है, तो अब इंडिया के साथ में इन्होंने अपने वर्स्ट रिलेशनशिप कर लिए हैं, जो कि इंडिया को धमकी दी कि भाई तुम ऑयल बाय मत करो, तुम आगे इससे डील मत करो। और लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया था इंडिया को कि दे कैन बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, क्योंकि इंडिया की एनर्जी नीड्स है और उसको सप्लाई करने के लिए यूएस का जो ऑयल है वो महंगा पड़ता है। तो वो डील थी साथ में। लेकिन अभी जो ये जिस तरीके से जा रहा है वो डैमेज कर रहा है रिलेशनशिप एंड ही इज लूजिंग ग्राउंड्स और इसका इफेक्ट इसके मिड टर्म इलेक्शंस पे पड़ेगा। ये बड़ी बात है। देखिए, चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन वक्त की कमी है। आप सभी ने वक्त निकाला, हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से कुल मिलाकर सार ये जरूर नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले वक्त को लेकर खुद ही घबराए हुए हैं, मिड टर्म इलेक्शन को लेकर। जैसा कि अमेरिका से जुड़े हमारे साथ में खास मेहमान भी इस बात का दावा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखने वाली बात